हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी Decoded एंड वेलकम टू द वीकेंड पीआईबी एनालिसिस, जहां पे हम हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीजेस को कवर करते हैं और ये भी देखेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रेस रिलीज मेंस पे इंपॉर्टेंट है या प्री में इंपॉर्टेंट है। प्लस दोस्तों, आई पर्सनली गो थ्रू ईच वन ऑफ द पीआईबी रिलीजेस for the week and I ensure that I pick up only those pre-IB releases that make sense for you as a UPSC aspirant. Otherwise बहुत ज़्यादा PIB releases आती हैं and they are not really useful for our exam. तो आज हम 5 ऐसी PIB रिलीज करेंगे दोस्तों जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। I am sure that you are able to see the screen over here and I have highlighted the important facts that need to be noted down. Now the first topic that you can see on the screen is Union Minister announces release of report of All India Survey on Higher Education. तो सबसे पहले दोस्तों, आज का एजेंडा स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज मेक श्योर कि अभी के अभी आप नोटबुक साथ में ले आइए अगर आपके पास नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी नोटिंग डाउन और लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, प्लस अगर एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो प्रीलिम्स में मदद करेगा। सो एज सच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट थिंग ऑन द स्क्रीन, इट इज अबाउट GS2। GS2 में एजुकेशन से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एजुकेशन के ऊपर टॉपिक आना ही आना है, चाहे हेल्थ के ऊपर आएगा या एजुकेशन के ऊपर आएगा। एक साल में हेल्थ आता है और एक साल एजुकेशन के ऊपर आता है। सो यू शुड बी इन अ पोजिशन वेयर यू कैन गिव द गवर्नमेंट डेटा इटसेल्फ। यूपीएससी को अगर गवर्नमेंट का डेटा दोगे तो यूपीएससी बहुत खुश हो जाएगा एंड द यूपीएससी एग्जामिनर्स वुड गिव यू हायर मार्क्स। तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर पोखरियाल रिलीज द रिपोर्ट ऑन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमारे काम की है। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से 2015-16 में जो डेटा था वो जंप करके इतना हो गया है। सो बेसिकली इट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट तारीफ। तो हमको उससे मतलब नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्टीसन ओवर हियर कि किस गवर्नमेंट में कितना प्रोग्रेस हो गया। हमको ये देखना है कि आज की डेट पे क्या डेटा है, तो वो हमको नोट डाउन करना पड़ेगा और वो हम एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं। So this is his tweet, actually you can see it. Now what we have to extract from this, so this is from a government perspective और हमको student perspective से चीज़ें extract करनी है। That is something I have highlighted और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप notebook साथ में रखिए या आप snapshot ले सकते हैं। So you can see that this report is the 10th in the series। 10वीं रिपोर्ट है। सो फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज द 10th इन द सीरीज ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एनुअली रिलीज। सो दिस इज एनुअली रिलीज। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम नोट करेंगे, द कंटिन्यूअस राइज इन द एनरोलमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स, एजुकेशन की क्या हाल है कंट्री में, इन चीज़ों से पता चलता है। चाहे एनरोलमेंट हो, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, स्टैंड अलोन कॉलेजेस हो, जेंडर पैरिटी। सो जेंडर पैरिटी क्या है, एक्विटी कितनी है, आर विमेन एबल टू एक्सेस द हायर एजुकेशन इन द कंट्री, ये सारे यार्डस्टिक्स हैं। और यहाँ पे एक्विटी का दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज अबाउट द मार्जिनल सेक्शंस, लेट्स से SC STs, let's say the minorities, how well are they able to access the education system in the country. All this is like really the benchmark of what sort of education system we have in the country. एक चीज और, आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 बाय द वे यू हैव टू गो थ्रू इट। सो प्लीज मेक श्योर दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम माय एंड दोस्तों। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इन द मेंस देयर इज लो प्रोबेबिलिटी बट नॉनदलेस यू नेवर नो। सो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि क्या सेलियंट पॉइंट्स है। अदरवाइज ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड, लेट्स से स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको तो ये मेंशन करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। सो लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा दैट we have got out of this particular report. Enrollment in higher education is 27.1%. This is the gross enrollment ratio. You can see the percentage of students belonging to the eligible age group. So let's say eligible age group में 100 students हैं, right, higher education के लिए, उसमें से 27
एक्चुअली एनरोल करते हैं और बाकी लोग एनरोल नहीं करते हैं. सो दिस इज द GER. एक्चुअली इट इज प्रिटी लेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज में बाय एंड लार्ज 50% से ऊपर है, 50, 60, 70, 75, 80. इनफैक्ट चाइना में भी 50% है. सो इंडिया में अभी काफ़ी कम है एंड एज सच यू कैन मेंशन दिस इन योर एग्जाम. और क्या डेटा है देख लेते हैं. So GPI, this is not really important, doesn't make much sense for us. Pupil teacher ratio, this is also very important, it is 26. Pupil teacher ratio मतलब अगर एक टीचर होंगे तो 26 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं. I mean 26 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है एंड दिस इज ऑल्सो लाइक प्रिटी हाई. वी नीड टू टेक इट डाउन. जितना कम रेशियो होगा, लेट्स से इट इज 1:9 in the case of Canada. So you can imagine कि इंडिया में क्या रेशियो है, 1:26. For Sweden it is 1:12. कनाडा के केस में ये इनफैक्ट ब्रिक्स कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा है. इनफैक्ट इट इज 19 इन द केस ऑफ ब्राज़ील. सो 1:19 ब्राज़ील और चाइना. सो एज सच हमको काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उस फ्रंट पे. सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन द इंपॉर्टेंट डेटा दैट आई हैव हाईलाइटेड. और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके डेटा यहाँ पे लिख देना है एंड यू वुड बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन एज कम्पेयर टू योर competitors, as compared to the rest of the aspirants. Now let's move on to the next important development of the day, or rather the week, which is again about education. Again this is about GS2. Again this is about education. prelims में पूछ सकते हैं. Now यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है? यहाँ पे डेवलपमेंट ये है that 3 Indian universities achieve top 200 positions in the QS World University Rankings 2022. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, बहुत प्रेस्टिजियस है. यूके में ये जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट कंडक्ट करवाती है, रैंकिंग ये करवाती है, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी प्रेस्टिजियस. इनफैक्ट जैसे फोर्ब्स में नाम आता है ना, फोर्ब्स में जो वेल्थिएस्ट होते हैं, सो फोर्ब्स का एक अलग ऑरा है. लाइकवाइज व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इट इज़ यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. तो डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे फिगर कर रही हैं. अब आप मुझे बताइए कि is 3 a very big number? Actually, if you look at our population size and the number of universities that we have in the top 200 rank, that is not very heartening. Not very heartening from my point of view. And कुछ सालों पहले तक by the way 200 में भी नहीं आता था रैंकिंग. सो एज सच हमने इम्प्रूवमेंट तो किया है, बट अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट. बिकॉज यू सी इतने सारे कॉलेजेस होके, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स होके, फिर भी हम टॉप 200 में आ रहे हैं एंड नॉट इवन टॉप 100 बाय द वे, नॉट इवन टॉप 150. ओके, सो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट है, व्हाट आर द फैक्ट्स. So IIT Bombay secured 177 position, IIT Delhi 185th and IIC Bangalore 186th position in university ranking. So अच्छी बात है, it's a very encouraging sort of this development. but आपको एग्जाम में ये लिख सकते हो, ये लिखना पड़ेगा कि हमारा टॉप 200 में अभी सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ फीचर की हैं. हमको इस लेवल पे जाना है ताकि हम टॉप 50 में ब्रेक कर लें एंड इवेंचुअली टॉप 10 में एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए. क्या फ़ायदा IITs का, क्या फ़ायदा इतने जो हमारे बेस्ट माइंड्स हैं, बेस्ट ब्रेन्स हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अगर वो टॉप कम से कम 50 में तो ब्रेक करना चाहिए, इफ़ नॉट टॉप 10. ऑलराइट, as I said, National Education Policy 2020, you have to go through it. and Institute of Eminence, in fact जो Institute of Eminence है IOE, इसका particular focus ही यही है कि हमारे जो कुछ अच्छे जो elite colleges and universities हैं वो यहाँ पे इस particular ranking में feature करें, QS World University ranking में feature करें, 500 टॉप 500 में ब्रेकआउट कर लें इन द नेक्स्ट 10 years एंड इवेंचुअली दे शुड बी ब्रेकिंग इनटू द टॉप 100 लिस्ट. एंड लेट्स होप दैट इट हैपन सूनर रादर देन लेटर. प्लस इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी और 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, गवर्नमेंट फंडेड होंगी. और जो 10 प्राइवेट होंगी इनको कोई फंड्स नहीं है, भले इनको ऑटोनॉमी है, इनको फी स्ट्रक्चर डिसाइड करने की छूट है, प्लस दे कैन ऑल्सो इंश्योर कि
क्या कोर्स ड्यूरेशन हो सकता है, सो काफ़ी ऑटोनॉमी है, बट व्हेन इट कम्स टू फंडिंग देयर इज नो फंडिंग एज सच। यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये जो हमने इंस्टीट्यूट्स देखे यूनिवर्सिटीज, ये सारी गवर्नमेंट फंडेड हैं, सो 1000 crore वुड बी गिवन टू देम, टू दीज institutes of eminence that are identified by the Ministry of Education। 20 total, 10 प्राइवेट होंगी और 10 गवर्नमेंट होंगी। All right, let's move on to the next article of the day, which is about international relations, which is about GS2। GS2 में IR है। So here we can show in the exam कि किस तरीके से हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके साथ इंगेज कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं मल्टीपल फ्रंट्स पे। इट्स जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड, इट्स जस्ट नॉट ट्रांजैक्शनल, वी आर ऑल्सो इंगेजिंग देम ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स विच इज मेकिंग इट फुल स्पेक्ट्रम रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंट्रीज। तो हमारा जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका एक टूल है ये, जो हम एंगेज कर रहे हैं इन सब कंट्रीज को थ्रू कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। एज सच बहुत कोई ज़्यादा यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं है। यू सी सम ऑफ द फैक्ट्स आर लाइक 31st एडिशन है कॉर्पैट का इंडो थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जहाँ पे यहाँ पे नेवीज साथ में पेट्रोलिंग करते हैं टू इंश्योर कि कोई पायरेसी नहीं हो रही, कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही रीजन में, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चोरी कर रहा है या स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहे हैं, दैट इज लाइक दे आर बीइंग स्मगल्ड एंड let's say illegal immigrants are coming and going through that region। so ये सब चीज़ें इसके अंडर में आती हैं एंड एज सच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ऑल्सो। भले ही हम ना साथ में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल करें साल भर, इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज, बट इट इंस्पायर्स the confidence in the other party। This is like what is the real importance of this। It is a part of government's Sagar vision। In fact Prime Minister ने 2015 में he had given this vision of Sagar। उन्होंने बोला कि इस तरीके का इंडियन ओशन रीजन हो जहाँ पे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल हो, हेजिमनी किसकी ना हो, बुली कोई ना करे, थ्रेट ऑफ पायरेसी ना हो, स्मगलिंग ना हो, प्लस आपको पता है चाइना भी माइंड में था उनके जब उन्होंने सागर विजन दिया था। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिसी एज सच, बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ विजन। और जब भी लेट्स से इंडियन ओशन रीजन की बात आती है तो आप सागर ज़रूर मेंशन करें। प्लस इन द प्रीलिम्स ऑल्सो दिस कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज सागर। सो सागर कोई शिप है या इस तरीके की कोई एक्सरसाइज है, इट इज़ जस्ट अ विजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट PIB release of the day, which is PM participates in the first outreach session of G7 summit। So PM has been invited by the G7 countries for their G7 summit because आपको पता होगा कि एक बहुत sort of small group है of the rich people। So this is an elite bloc, basically rich bloc, rich countries, liberal democracies and rich democracies। So this is the like common feature about all these countries that are members of G7 summit। अब हमको क्या देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि दोस्तों कि कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जो G7 ग्रुप का पार्ट हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है दैट कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इन्होंने क्या बात की यहाँ पे, दैट इज frankly speaking not very relevant because we have been discussing some of these things like the TRIPS waiver और किस तरीके से इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में प्रपोजल रखा, जॉइंट प्रपोजल WTO में, जो ट्रिप्स पे वेवर है, IPR है, उसको वेव ऑफ करने की टेम्पररी बेसिस पे। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, बट यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको ये देखना है कि G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं। सो लेट्स चेक आउट द मैप। तो ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों, यू कैन सी द G7 कंट्रीज। I will just try to enlarge so that it is more visible to you. Now I hope you are in a better position to see it. So यहाँ से लेके चलते हैं वेस्ट से लेके ईस्ट। कैनेडा इज देयर, यू कैन सी कैनेडा, कैनेडा इज देयर, यूएस इज देयर, यूनाइटेड स्टेट्स। प्लीज नोट इट डाउन, आई होप आप नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ में। यूनाइटेड किंगडम इज देयर, फ्रांस इज देयर। सो 1 2 3 4, Germany is 5, Italy is 6 and Japan is 7. Apart from this, EU is also there. In fact, जब भी आप G7 की लिस्ट देखते होंगे तो यूरोपियन यूनियन का भी नाम है, बट इट इज़ अ नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर। दैट मीन्स एज सच इसका कोई फॉर्मल यहाँ पे पोजीशन नहीं है, बट नॉनदलेस साथ में इट गोज विदाउट सेइंग जब भी यूरोप की बात होगी, यूरोपियन कंट्रीज की बात होगी तो EU साथ में रहेगा ही रहेगा।
and EU has been attending these summits since 1981 very regularly. एक और चीज़ जो बहुत important है, जो हमको पता होनी चाहिए, दैट ऑल दीज कंट्रीज रिप्रेजेंट अबाउट 45%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी. एज सच सिर्फ 7 कंट्रीज हैं एंड 45%. यू कैन इमेजिन कि कितना इनका मसल पावर है, और इसीलिए इन सब कंट्रीज की चलती है, राइट. एंड अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस ब्लॉक इज दैट अर्लियर इट वॉज नोन एज G8. 2014 में इन्होंने रशिया को किक आउट कर दिया. क्यों किक आउट किया 2014 में, आपको मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज आई एम श्योर कि आपको वो डेवलपमेंट पता होगी. बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोब्रियम भी हुआ था. दैट मीन्स फ्यूरोर, राइट. दैट मीन्स एक बहुत आउटरेज हुआ था रशिया की एक्टिविटी से, एंड आपको मुझे बताना पड़ेगा वो क्या चीज़ थी. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट PIB release of the day that I think is important for you from exam perspective, which is about aspirational districts program. but यहाँ पे development यही हुई है दोस्तों, that UNDP itself, you see ज़्यादातर releases में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी तारीफ करती है कि गवर्नमेंट ने ये अचीव कर लिया, गवर्नमेंट ने वो अचीव कर लिया. यहाँ पे क्या है, UNDP ने तारीफ की, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इनकलकेट किया है. सो नन अदर बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ऑफिस, इन्होंने तारीफ की है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की. अगर इन्होंने तारीफ की है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक देम प्रेज दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. सो दैट मीन्स कुछ डेवलपमेंट हुई है, अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है. तो देख लेते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है. तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है, ये तारीफ किया दैट इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट दैट शुड सर्व एज अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेवरल अदर कंट्रीज. बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि इस तरीके का हमने एक बेंचमार्क सेट किया है, एक विजन सेट किया है कि इस चीज़ को बाकी जो देश हैं, गरीब देश स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज, दे कैन रेप्लिकेटेड, ताकि जो लोकल एरिया जो डेवलप नहीं है उतना ज़्यादा रीजनल लेवल पे उनको डेवलप किया जा सके. बिकॉज देश की तरक्की दोस्तों तब होगी जब हर एक कंट्री का हिस्सा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा. अगर सिर्फ चुनिंदा स्टेट, लेट्स से सिर्फ वेस्टर्न स्टेट या सदर्न स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं कंट्री में, और नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट बैकवर्ड एरिया है, सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ composite development, it is not inclusive development. And that is why Niti Aayog sort of had this program which is known as the aspirational districts program. Now ज़्यादातर इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आउट ऑफ 117 दे आर बेस्ड आउट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एरियाज हैं जहाँ पे इम्पैक्टेड हैं. तो वहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे झारखंड वाला हो इलाका. एंड अदरवाइज हर एक स्टेट से एटलीस्ट एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया जाता है जो नेग्लेक्टेड है, जो रिमोट है, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उतने अच्छे नहीं हैं. सो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं. 5 key sectors are there: health and nutrition, education, agriculture and water resources, basic infrastructure and skill development. और आप देख सकते हो सारे के सारे इतने क्रिटिकल हैं कि अगर इन चीज़ों में कोई रीजन अच्छा हो जाए दैट मीन्स उस रीजन की डेवलपमेंट तो खुद ही हो जाएगी, राइट. स्किल भी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी है लोगों के पास, एजुकेशन भी है, पढ़े लिखे हैं लोग, खेती अच्छी हो रही है, इंडिया बीइंग लार्जली एन एग्रेरियन कंट्री, वाटर रिसोर्सेज आर गुड, सो दैट मीन्स the region would itself be eventually a developed one. और इस तरीके से कोशिश की गई है सरकार द्वारा, नीति आयोग द्वारा, कि इस तरीके का हमारा एक प्रोजेक्ट हो जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सोशियो इकोनॉमिक थोड़ा सा बैकवर्डनेस है वो कम की जा सके एंड इवेंचुअली दे आर इन अ पोजिशन टू गेट रिड ऑफ द बैकवर्डनेस. तो इनका जो कॉन्सेप्ट है नीति आयोग का दैट इज 3C: कन्वर्जेंस, कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन. दैट मीन्स कन्वर्जेंस बिटवीन सेंट्रल प्लस स्टेट्स का जो स्कीम्स हैं, एज सच अलग से कोई पैसा या फंडिंग नहीं है. सो ऑलरेडी जो स्कीम्स हैं साइलोस में ना काम करके इनको एक बहुत कोलैबोरेटिव मैनर में कन्वर्जेंस करवा के, ये जो विजन है नीति आयोग का, कन्वर्जेंस अगर होगी, ज़्यादा अच्छे इंटीग्रेटेड तरीके से स्कीम्स होंगी, काम करेंगे, चाहे सेंट्रल स्कीम्स हैं चाहे स्टेट स्कीम है, देन इट वुड बी मोर फ्रूटफुल. कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि कंपेटिटिव फेडरलिज्म का भी एक एस्पेक्ट आ सके. और अगर रेस होगी, ज़्यादा compete करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस होगी, ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस होगी. एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स,
स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दैट इज स्टेट प्रभारी ऑफिसर्स, जो IAS ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, plus local level district collectors. So all these are the officials who should collaborate amongst themselves, ताकि सब मिलके इस तरीके से बढ़िया काम करें कि जल्दी जल्दी faster growth of these areas can take place. And this is something you have to mention by the way in GS1. जब भी लेट्स से पॉवर्टी पे क्वेश्चन आता है, GS2 में वनरेबल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एंड नाउ यू कैन ऑल्सो मेंशन कि UNDP ने भी तारीफ की है, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ केस स्टडी इन इटसेल्फ नाउ. So that was all for the day. दोस्तों, if you like this session, just do let me know and do press the like button. I will see you next time. Till then, have a good day ahead and take care.